जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और स्विच दबाते हैं तो बल्ब तुरंत जल जाता है। मतलब रोशनी पलक झपकते ही पूरे कमरे में फैल जाती है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे तार के अंदर मौजूद बिजली प्रकाश की गति से दौड़ रही है ना? सही बात है, ऐसा ही लगता है। लेकिन असल सच्चाई बहुत ही हैरान करने वाली है। तार के अंदर वो अदृश्य कण जो इस बिजली को ले जा रहे हैं वो एक घोंगे मतलब एक स्नेल से भी धीमी गति से रेंग रहे होते हैं। अरे हाँ, ये सच में बहुत अजीब लगता है सुनने में। उनकी अपनी गति शायद कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड ही होती है, फिर भी स्विच दबाते ही दुनिया रोशन हो जाती है। तो इस विस्तृत गहन चर्चा में हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य उन बुनियादी सिद्धांतों की गहराई में जाना है जो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी को संभव बनाते हैं। ये तारों में कैसे बहती है, इसे नियंत्रित कैसे किया जाता है और कैसे ये हमारे रोजमर्रा के उपकरणों में ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। तारों के अंदर चल रही इस अदृश्य दुनिया को समझना सच में किसी जादुई रहस्य को सुलझाने जैसा है। विज्ञान केवल तथ्यों को रटने का नाम नहीं है। हाँ वो तो है। बल्कि यह उन तंत्रों को समझने की प्रक्रिया है जो हमारे आसपास की चीजों को चलाते हैं। आपने जिस घोंगे से भी धीमी गति का जिक्र भी किया ना, जी, उसे भौतिक विज्ञान में अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ऊर्जा का संकेत तो प्रकाश की गति से तार में दौड़ जाता है, लेकिन असल इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प छवि है दिमाग में। मतलब करोड़ों इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए धीरे धीरे आगे खिसक रहे हैं। लेकिन अगर हम एकदम बुनियादी स्तर से शुरुआत करें, हाँ बिल्कुल बेसिक से, तो ये जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है, ये आखिर है क्या? इसे हम रोजमर्रा की भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए प्रकृति के सबसे आम प्रवाह को देखा जा सकता है, मतलब पानी के प्रवाह को। अच्छा, पानी का प्रवाह। हाँ, जब हम किसी नदी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें जल धारा है, क्योंकि पानी के कण एक दिशा में बह रहे हैं। ठीक इसी तरह जब किसी धातु के तार में, जैसे कि तांबे के तार के अंदर विद्युत आवेश, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, वो बहता है तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये पानी के बहने जैसा ही है। एकदम। सरल शब्दों में कहें तो किसी विशेष क्षेत्र से एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। यानी जैसे पानी की मात्रा नदी के बहाव को तय करती है, वैसे ही बहने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा को तय करती है। सही पकड़ा आपने। अगर हम इस प्रवाह को मापना चाहें तो उसका पैमाना क्या होता है? जैसे पानी को हम लीटर में मापते हैं। आवेश को मापने की इकाई कूलम्ब है, और ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। अच्छा। 1 कूलम आवेश का मतलब है लगभग 6 के बाद 18 शून्य लगा दिए जाएं। बाप रे, इतने सारे। हाँ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी तार के एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहां 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो एम्पियर वो पैमाना है जिससे हम करंट को मापते हैं। जी बिल्कुल। 1 सेकंड में इतने सारे कणों का गुजरना, ये पैमाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। खैर, हमारी स्रोत सामग्री में विज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही अजीब घटना का भी जिक्र है। ओहो, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली बात। हाँ, ऐसा लगता है कि शुरुआती वैज्ञानिकों ने करंट के बहने की दिशा को लेकर एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया था, जो बाद में पूरी तरह से गलत साबित हुआ। हाँ, विज्ञान के विकास में ऐसे कई मोड़ आए हैं। जब विद्युत के चमत्कारों का पहली बार अध्ययन किया जा रहा था ना, तब वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि कुछ बह रहा है, कुछ तो चल रहा तार के अंदर। बिल्कुल, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की खोज तब तक नहीं हुई थी। किसी को नहीं पता था कि तारों के अंदर असल में छोटे ऋणावेशित मतलब नेगेटिव कण दौड़ते हैं। उनके पास बस एक 50-50 का अनुमान लगाने का मौका था कि या तो पॉजिटिव बह रहा है या नेगेटिव। हाँ, क्या ये धनावेश का प्रवाह है या ऋणावेश का? तो उन्होंने मान लिया कि ये धनावेशों का प्रवाह है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। और बाद में जब इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तब पता चला कि असल में तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, और वो भी बिल्कुल उल्टी दिशा में, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये तो ऐसा है जैसे हम आज भी कहते हैं कि सूरज उगता है, जबकि घूम तो हमारी धरती रही है। ये तुलना काफी हद तक सही है। जब तक इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई तब तक परिपथों मतलब सर्किट्स के चित्र और किताबें उसी पुरानी परिपाटी पर छप चुकी थीं। ओह, तो सब कुछ प्रिंट हो चुका था। हाँ।
इसलिए आज भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स सर्किट डायग्राम बनाते समय विद्युत धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही दिखाते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में उल्टी दिशा में रेंग रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता है जिससे विज्ञान ने चुपचाप स्वीकार कर लिया है। चलिए, प्रवाह की बात तो हो गई। परिपथ में जो स्विच होता है वो एक तरह से उस नल या बांध की तरह है जो रास्ता पूरा करता है। सही कहा। लेकिन अगर हम एक क्षैतिज मतलब एकदम सपाट जमीन पर पड़ी पानी की नली के बारे में सोचें तो पानी उसमें अपने आप तो नहीं बहेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बहेगा। पानी को बहाने के लिए या तो नली का एक सिरा ऊंचा करना पड़ेगा या फिर मोटर लगाकर दबाव बनाना पड़ेगा। तो तारों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन अचानक से दौड़ना क्यों शुरू कर देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वे अपने आप तो नहीं चलने लगते होंगे, उन्हें कौन धकेलता है? पक्का तारों में कोई गुरुत्वाकर्षण तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण का तारों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर सच में कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं? बिल्कुल नहीं। तार को चाहे आप ऊपर लटका दें, नीचे रख दें या गोल घुमा दें, इलेक्ट्रॉनों को गुरुत्वाकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है वो है विद्युत दाब या इलेक्ट्रिक प्रेशर में अंतर। अच्छा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो अगर पानी को धकेलने के लिए हमें मोटर की जरूरत होती है तो तारों के मामले में ये मोटर हमारी बैटरी होगी? बिल्कुल सटीक। बैटरी के अंदर का तंत्र बहुत ही रोचक तरीके से काम करता है। इसे एक रासायनिक कारखाने की तरह देखा जा सकता है। रासायनिक कारखाना? हाँ, बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को एक टर्मिनल पर इकट्ठा कर देती हैं। ओके। जिससे वहां बहुत ज्यादा भीड़ या दबाव हो जाता है और दूसरे टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे एक स्प्रिंग को दबा कर रखा गया हो। समझ रहा हूं। जब तक बैटरी तार से नहीं जुड़ी है, ये दबाव बना रहता है। जैसे ही हम उस बैटरी को किसी तार और बल्ब से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो भागने लगते हैं। हाँ, वे उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर भागने लगते हैं। इसी से विद्युत धारा पैदा होती है। और जहां तक मुझे याद है, इस दबाव को मापने का पैमाना वोल्ट होता है। एकदम सही, वोल्ट। जैसे हम कहते हैं कि हमारी टॉर्च की बैटरी 1.5 वोल्ट की है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगर बैटरी रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये दबाव बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी के अंदर के रसायन हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। जब वो रसायन पूरी तरह से खर्च हो जाते हैं, तो क्या वो दबाव बनना बंद हो जाता है? क्या इसी को हम कहते हैं कि बैटरी डेड हो गई है? हाँ, इसे बिल्कुल इसी तरह से समझा जा सकता है। बैटरी के अंदर की ऊर्जा सीमित है। जब रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तो दोनों टर्मिनलों के बीच का दबाव यानी विभवांतर शून्य हो जाता है। मतलब कोई धक्का नहीं बचा। हाँ, दबाव खत्म होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला धक्का खत्म हो जाना। धक्का नहीं तो प्रवाह नहीं, और हम कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गई। अब तक की तस्वीर एकदम साफ लग रही है मुझे। अच्छा। हाँ, वोल्टेज वो धक्का है जो इलेक्ट्रॉनों को चलाता है और करंट उन भागते हुए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। बिल्कुल। तो तर्क तो यही कहता है कि जितना जोर से हम धक्का लगाएंगे, प्रवाह उतना ही तेज होना चाहिए। मतलब वोल्टेज और करंट को एक दूसरे के साथ साथ बढ़ना चाहिए। और आपका ये तर्क एकदम सही है। इसी रिश्ते को 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने गणितीय रूप में साबित किया था। अच्छा, ओम का नियम? जी, जिसे हम आज ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों से दिखाया कि अगर तार का तापमान समान रहे तो तार में बहने वाली विद्युत धारा हमेशा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल? हाँ, अगर आप वोल्टेज को दोगुना कर देंगे तो करंट भी सटीक रूप से दोगुना हो जाएगा। इनके बीच का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ, बताइए। अगर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बहुत ही विशालकाय अनंत शक्ति वाली बैटरी लगा दूं, तो सर्किट में करंट भी अनंत हो जाएगा? या तार कभी ये भी कहता है कि बस अब और नहीं, कोई तो चीज होगी जो इस करंट को अनियंत्रित होने से रोकती है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर आर यानी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की भूमिका आती है। ओहो, रेजिस्टेंस। हाँ, जब हम ओम के नियम को देखते हैं तो उसमें एक नियतांक होता है। तार में सच में एक प्राकृतिक सीमा होती है।
ये प्रतिरोध उस चालक का वह गुण है जो अपने अंदर से बहने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। अच्छा, मतलब रोकता है उन्हें। बिल्कुल, यही वो रुकावट है जो धारा को अनंत होने से रोकती है। इसे हम ओमेगा चिन्ह से दर्शाते हैं और इसका मात्रक ओम है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण सोच रहा था। हाँ, बताइए। मान लीजिए मुझे एक बहुत ही भीड़ भरे दालान, मतलब एक लंबे हॉलवे से दौड़कर गुजरना है। ठीक है। मैं वो इलेक्ट्रॉन हूं और पीछे से मुझे जो धक्का लग रहा है वो वोल्टेज है। अब अगर वो दालान बहुत लंबा है तो मुझे ज्यादा लोगों से टकराना पड़ेगा। बिल्कुल टकराना पड़ेगा। मेरी स्पीड कम हो जाएगी और मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। एकदम सही। लेकिन अगर वो दालान बहुत चौड़ा है तो मेरे लिए लोगों के बीच से रास्ता खोजना काफी आसान हो जाएगा। हाँ, आपको जगह मिल जाएगी। यानी तार की मोटाई या उसका क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या इलेक्ट्रॉनों के साथ भी तार में ऐसा ही होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण खड़ा करता है। आपकी ये दालान वाली छवि इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक यात्रा को बहुत सटीक रूप से दर्शाती है। सच में? हाँ, तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। लेकिन इसमें एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक भी है। वो क्या है? पदार्थ की प्रकृति, जिसे हम प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। दालान की तुलना में ये पदार्थ की प्रकृति क्या होगी? क्या इसका मतलब ये है कि उस दालान में जो लोग खड़े हैं वे कितनी सख्ती से मेरा रास्ता रोक रहे हैं? बिल्कुल वही। दालान में खड़े लोगों का स्वभाव ही प्रतिरोधकता है। अच्छा। अगर हम तांबे या चांदी जैसी धातुओं की बात करें तो उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। उनके परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने बीच से गुजरने देते हैं। इसीलिए हम घरों की वायरिंग में तांबे का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ रबर, प्लास्टिक या कांच जैसे पदार्थ हैं जिन्हें हम विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते। इसी गुण के कारण हम बिजली के तारों के ऊपर रबर की कोटिंग लगाते हैं, ताकि करंट बाहर ना आ सके और हमें झटका ना लगे। बिल्कुल। यहाँ एक और बात मैं सोच रहा था। जी। जब मैं उस भीड़ भरे दालान से जबरदस्ती टकराते हुए निकलूंगा तो मुझे बहुत पसीना आएगा, मेरे शरीर में गर्मी पैदा होगी। हाँ, ऊर्जा खर्च होगी आपकी। तो तारों में जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराते हुए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्या वहां भी ऐसी ही ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है? तारों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च प्रतिरोध वाले रास्ते से जबरदस्ती गुजरने की कोशिश करते हैं तो एक तरह का घर्षण पैदा होता है। इस टकराहट से बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ऊष्मा यानी हीट के रूप में निकलने लगती है। ओहो। कुछ ऊर्जा तो उपयोगी कार्य में चली जाती है, लेकिन बची हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। भौतिकी में इसे जूल के तापन नियम से समझा जाता है। जूल का नियम? हाँ। जिसके अनुसार किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा वोल्टेज, करंट और समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये ऊष्मा हमेशा एक कचरा या ऊर्जा की बर्बादी है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी बिजली कोई काम करे ना, जैसे पंखा चलाए या टीवी चलाए, ना कि सिर्फ तार को गर्म करके ऊर्जा बर्बाद करे। अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो ऊष्मा हमेशा बुरी नहीं होती। सामान्य उपकरणों में ये सच में एक समस्या है, लेकिन कभी-कभी हम जानबूझकर इसे पैदा करते हैं। जानबूझकर? मतलब हम जानबूझकर तार को गर्म करते हैं? बिल्कुल। हमारे दैनिक जीवन का जादू इसी पर टिका है। विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस, टोस्टर, ओवन, हीटर और इलेक्ट्रिक केतली। अरे हाँ। ये सभी उपकरण इसी तापीय प्रभाव पर आधारित है। इनमें ऐसे तंतु या फिलामेंट्स इस्तेमाल होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी पिघलते नहीं हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनों का रास्ता रोकते हैं और गर्मी पैदा करते हैं? हाँ, और सिर्फ गर्मी ही नहीं, विद्युत बल्ब भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो पुराने वाले पीले बल्ब? जी, उनमें तंतु इतना गर्म हो जाता है कि वो सिर्फ ऊष्मा नहीं बल्कि प्रकाश भी देने लगता है। क्या बात है, एक परेशानी को हमने रोशनी में बदल दिया। और इतना ही नहीं, सुरक्षा फ्यूज भी इसी का एक बहुत अहम उपयोग है। फ्यूज? वो कैसे काम करता है? फ्यूज को इस तरह डिजाइन किया जाता है
कि जब परिपथ में अचानक से अधिक धारा प्रवाहित होने लगे, जैसे शॉर्ट सर्किट में होता है। हाँ बिल्कुल, तो ऊष्मा इतनी बढ़ जाती है कि वो फ्यूज का तार खुद पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है और हमारे घर के बाकी उपकरण जलने से बच जाते हैं। बिल्कुल, एक साधारण सी भौतिक घटना ने हमारी पूरी जीवन शैली और घरेलू उपकरणों के डिजाइन को बदल कर रख दिया है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। चलिए आज हमने जो कुछ भी समझा उस पूरी यात्रा को संक्षेप में समेट लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि विद्युत धारा या करंट असल में आवेश का प्रवाह है। जी। बैटरी उस आवेश को धकेलती है जिसे हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सही। फिर तार उस रास्ते को रोकता है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। और अंत में उस टकराहट से जो ऊष्मा पैदा होती है उसका हम अपने रोजमर्रा के उपकरणों जैसे प्रेस और हीटर में बहुत ही चतुर तरीके से उपयोग करते हैं। एकदम सही सारांश है ये। लेकिन श्रोताओं के लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हाँ बताइए। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर के लगभग हर आधुनिक सुविधा इन अदृश्य इलेक्ट्रॉनों की गति, उनकी बाधाओं और उनके द्वारा पैदा की गई ऊष्मा पर निर्भर करती है। बिल्कुल करती है। लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में हम ऐसे पदार्थ खोज लें जिनका कमरे के तापमान पर प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो? शून्य प्रतिरोध मतलब जीरो रेजिस्टेंस? हाँ, जिन्हें हम सुपरकंडक्टर कहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारी ऊर्जा की खपत, हमारे उपकरण और हमारी ये पूरी दुनिया कैसे बदल जाएगी? जरा इस बारे में सोचिएगा।